सो ऑलराइट, जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली पीवाईक्यूज यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों देखो, आज के वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेबर लॉस का एक्ट है। डायरेक्टली ईपीएफओ में यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं और तुम्हें पता है तुम्हारे जो ईपीएफओ एग्जाम है उसकी डेट भी अब फाइनलाइज हो चुकी है, दैट इज 30 नवंबर, राइट। 30 नवंबर को तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। सो थोड़ी सी बात और करेंगे इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो 2025 को ये ईपीएफओ एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देंगे। काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी, सितंबर आ चुका है, इवन एक हफ्ता भी क्रॉस हो चुका है सितंबर का, और अभी भी वो लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटीज़ और इंडस्ट्रियल रिलेशन के कंटेंट को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं यार। मतलब सितंबर आ चुका है, डेट फाइनलाइज हो चुकी है, और अभी भी अगर तुम उस कैटेगरी में हो ना, अगर तुम कंटेंट को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो कि चीज़ें कहाँ से कवर करें, तो मैं क्लियर कट बोलूँगा तुम अपने आप को आउट ऑफ द रेस खुद कर रहे हो, राइट। मतलब एग्जाम तो बहुत दूर की बात है यार, तुम मतलब रेस में भी नहीं आ पा रहे अगर तुम इस कैटेगरी, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कंपटीशन अच्छा खासा है, ठीक है, काफ़ी तगड़ी फाइट रहने वाली है। और अगर तुमने अरे गहरे मटेरियल से पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ तो लोगे, लेकिन उस मटेरियल से कितने क्वेश्चन आएंगे वो तुम एग्ज़ाम वाले दिन देख लेना, ठीक है। तो जस्ट मैं अपनी क्लासेस का थोड़ा सा मैं तुम्हें बताऊंगा कि अभी मैंने अपने ओनली पीवाईक्यूज चैनल पर ईपीएफओ को टारगेट करने के लिए क्लासेस स्टार्ट करी हैं। लेबर लॉस, सोशल सिक्योरिटीज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन को मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ, एंड आई एम दी ओनली वन ऑन दी एंटायर यूट्यूब एंड टेलीग्राम प्लेटफॉर्म जो तुम्हें डायरेक्टली बेयर एक्ट से पढ़ा रहा है, राइट। देखो, मैं बेयर एक्ट से डायरेक्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से नहीं पढ़ा तुमने तो तुम्हारा काम नहीं बनने वाला, राइट। काफ़ी एस्पिरेंट्स मुझसे ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं, क्लासेस वो कर रहे हैं, और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उनका भी काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है। बिल्कुल मक्खन की तरह चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, ऑनेस्टली कहूँगा, राइट। और अभी तुम ये लेक्चर भी देखना, जब भी मैं तुम्हें ग्रेच्युटी अभी एक्ट पढ़ाऊंगा, तुम देखना कितना स्मूथली हम चीज़ों को कवर करेंगे, और एट द सेम टाइम मैं तुम्हें पीवाईक्यूज भी दिखाऊंगा कि देखो एक्ट्स को पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज कितने आराम से सॉल्व होते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं अपनी क्लासेस में ये कुछ लिस्ट ऑफ एक्ट्स हैं, बेयर एक्ट्स हैं, ये मैं कवर करा रहा हूँ, राइट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, करते करते यहाँ तक हमारा ये बेयर एक्ट्स कवर होंगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये बेयर एक्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से तुम्हारे डायरेक्टली 20 से 22 क्वेश्चन यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में आने वाले हैं, राइट। और एक क्वेश्चन तुम्हारा 2.5 नंबर का है, तो तुम लगाओ हिसाब तुम्हारा कितना यहाँ पे वेटेज बचेगा इस पर्टिकुलर बेयर एक्ट से। कम 40 से 45 मार्क्स के यहाँ पे यूपीएससी तुमसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, और इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी, और सिंपल तब होगा जब तुमने बेयर एक्ट पढ़ा होगा। बेयर एक्ट नहीं पढ़ोगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, आई नो काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं जो अपनी इस एग्जाम की प्रिपरेशन यूट्यूब से कवर कर रहे हैं, राइट। वो सोच रहे हैं कि यूट्यूब से कवर हो जाएगा, और मैं बिल्कुल क्लियर कट बोलूंगा, तुम यूट्यूब से ईपीएफओ को टारगेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो यार, तुम ना आईएएस की प्रिपरेशन तुम यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, लेकिन तुम ईपीएफओ को टारगेट नहीं कर सकते यूपीएससी से, सॉरी, यूट्यूब से ईपीएफओ को टारगेट तुम नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है? सिंपल सा रीज़न है, यूट्यूब में जिस तरह का कंटेंट फ्लरिश हो रहा है ईपीएफओ के नाम पर, वो इतना भद्दा, इतना बिलो एवरेज हो रहा है कि वो इस एग्जाम की डिमांड को बीट नहीं कर रहा, ठीक है, ये बात तुम भी जानते हो। तो अगर नहीं पता तो जस्ट लेक्चर्स देखो जहां से तुम कवर कर रहे हो, फिर उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो कितने क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर पा रहे हो, तुम्हें वहीं पर ही सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, राइट। सो यू कैन नॉट कवर लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटीज, इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम यूट्यूब। बिल्कुल क्लियर कट बात है, और ये बिल्कुल हार्श रियलिटी है। रियलिटी इस वजह से है क्योंकि मार्केट में यूट्यूब में इसका अच्छा मटेरियल नहीं है। सो दैट्स वाई सितंबर आ चुका है, और अभी भी तुम अपने लेक्चर्स को लेके, अपने कंटेंट को लेके स्ट्रगल कर रहे हो, राइट। तो दिस इज द प्रूफ कि यहाँ पे मटेरियल की बहुत कमी है ईपीएफओ एग्जाम में, और इसी वजह से काफ़ी एस्पिरेंट्स रेस से ऑलरेडी बाहर रहते हैं। इस एग्जाम में की रेस में वो आ भी नहीं पाते, वो एक अच्छे कॉम्पिटिटर बन ही नहीं पाते, राइट। सो इफ़ यू वांट टू इनरोल इन माय लेबर लॉस क्लासेस, ठीक है, काफ़ी मैंने तुम्हें बताया, और मैं पढ़ा किस तरह से रहा हूँ अपने लेबर लॉस क्लासेस में, वो तुम यहाँ पे लेक्चर कंटिन्यू करो। 15-20 मिनट में ग्रेच्युटी एक्ट में तुम्हें कवर करा दूंगा, किस तरह से कवर करा रहा हूँ यहाँ पे तुम वीडियो लेक्चर में देख लो। और अगर तुम इसे ये लेबर लॉस क्लासेस ज्वाइन करनी है, स्पेशल इंक्लूडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो तुम यहाँ पे मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8860288368 इस पर मुझे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी काफ़ी एस्पिरेंट्स कनेक्टेड हैं, काफ़ी अच्छे से हम कर रहे हैं, तो तुम भी हमारे इस लेबर लॉस क्लासेस का पार्ट बन सकते हो, राइट। सो यहाँ से अपना लेक्चर स्टार्ट होता है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, ठीक है। जस्ट गिव मी 20 मिनट्स, तुम्हारा ये एक्ट मैं इतने अच्छे से कवर करा दूंगा कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है ना, तुम आराम से सॉल्व करोगे, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाती है, ये जो एक्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, ये अप्लाई किया जाता है ताकि किसी भी इंप्लॉय को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी मिल पाए जो कि इंगेज किस में है, फैक्ट्रीज में, माइंस में, ऑयल फील्ड में, प्लांटेशन, पोर्ट में, रेलवे कंपनीज, शॉप्स वगैरह में, ठीक है, और या फिर अदर स्टैब्लिशमेंट में। तो वहाँ पे जितने भी इंप्लॉयज हैं उनको ग्रेच्युटी दी जाएगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल्स, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन की। तो ये जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है, इसका नाम, इसी का नाम शॉर्ट टाइटल है। दिस इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ दिस एक्ट। और इसको एक्सटेंड करा गया है टू दी होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में इसको एक्सटेंड करा गया है, राइट। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है, अभी जो प्रोविजन है ना यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है इट शैल नॉट एक्सटेंड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब ये डिलीट हो चुका है क्योंकि जब से 2019 में आर्टिकल 370 जब रिवोक करा गया था तो उसके बाद ऐसे प्रोविजन हटा दिए गए हर एक्ट से कि ये जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, राइट। अब ये पूरे भारत में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है इट शैल अप्लाई टू। अब सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, राइट। यहां से तुम्हारे क्वेश्चन बनने की जर्नी शुरू हो चुकी है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 की अगर बात करें तो। सबसे पहले यूपीएससी तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि बताओ कौन से पर्टिकुलर स्टैब्लिशमेंट में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाई होगा। तो याद रखना, हर फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट या फिर रेलवे कंपनी या फिर कोई भी शॉप जहां पर 10 या उससे ज्यादा इंप्लॉइज, याद रखना ये 10 का क्राइटेरिया याद रखना, 10 या उससे ज्यादा इंप्लॉइज काम करते हैं तो वहां पर ये जो ग्रेच्युटी एक्ट वाला ये प्रोविजन है ये अप्लाई हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है ये सेक्शन क्लॉज 3A, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे ही कोई पर्टिकुलर शॉप या स्टैब्लिशमेंट में ये एक्ट अप्लाई हो जाता है, राइट, अप्लाई हो जाता है, और आगे जाके इन फ्यूचर ये जो 10 और मोर पर्सन का जो थ्रेशोल्ड है, अगर यहाँ से कम मेंबर भी हो जाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 2-3 मेंबर छुट्टी पे चले गए, फिर उन्होंने छोड़ दी, टर्मिनेट हो गया, और उस पर्टिकुलर स्टैब्लिशमेंट में 7 या पर्टिकुलर 8 मेंबर्स बचे हैं, तो जब अगर वो 10 से कम हो गए तो फिर अब ये जो एक्ट है ना वो हटेगा नहीं, वो कंटिन्यू रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया असिस्टेंट लेबर कमीशन एग्जाम 2017। क्या बोल रहे हैं, 10% इंगेज हैं एक पर्टिकुलर शॉप में, ठीक है, देयरफॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई होगा, राइट। नेक्स्ट है आफ्टर सम टाइम्स, कुछ टाइम बाद, दीज इंप्लॉइज रिजाइन, 3 इंप्लॉइज रिजाइन फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ द शॉप, 3 इंप्लॉय ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। तो बंदे कितने बचे, 7, ठीक है, 7 इंप्लॉइज अभी करंटली वर्किंग है। तो अगर क्या 10 से कम हो गए तो ये पर्टिकुलर एक्ट की एप्लीकेबिलिटी खत्म हो जाएगी, आंसर इज नो। ये जो एक्ट है अब ये कंटिन्यू रहेगा उस पर्टिकुलर शॉप पर, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, कोई भी पर्टिकुलर एक्ट अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में लग जाता है तो अगर नंबर ऑफ इंप्लॉइज का थ्रेशोल्ड अगर वो कम होता है तो वो एक्ट उससे हटता नहीं है, अब वो कंटिन्यू ही रहता है। ये पर्टिकुलर एक्ट की जो डेफिनेशन है ये हर एक्ट में अप्लाई होती है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें डायरेक्टली पीवाईक्यू भी दिखाया। इस तरह से पीवाईक्यू बनते हैं जब तुम बेयर एक्ट से पढ़ लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन की बात करेंगे, राइट। अब देखो डेफिनेशन में यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंक्लूड होता है। तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से आराम से सॉल्व होगा। अगर यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम में अगर पूछा था कि बताओ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी है, तो अगर मेजर पोर्ट, माइंस और ऑयल फील्ड एंड रेलवे कंपनी, इन 4 की अगर कभी भी बात होगी, अगेन आई एम रिपीटिंग, मेजर पोर्ट नॉट माइनर, माइंस, ऑयल फील्ड, रेलवे कंपनी, अगर इनकी बात होगी तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को मानोगे, और जितने भी अदर केसेस हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या होगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ इन चारों में, अगर कोई भी ऑप्शन दे देगा कि बताओ इनमें से अगर ये 4 ऑप्शन है तो फिर कौन सी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहां पे माना जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब है जब कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय 1 साल की कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड करता है तो फिर उसको कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस बोलते हैं, ठीक है। जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल टेलिंग यू, आगे देखते हैं इसका यूज होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एम्प्लॉय की डेफिनेशन, याद रखना एम्प्लॉय में अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट 1972 यहाँ पे ये एम्प्लॉय की डेफिनेशन में अप्रेंटिस को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, अदर देन एन अप्रेंटिस, क्योंकि काफी एक्ट्स ऐसे हैं जहां पे अप्रेंटिस इंक्लूड होता है। तो तुम्हें याद करना है कौन से पर्टिकुलर एक्ट है वहां पे एम्प्लॉइज की डेफिनेशन में अप्रेंटिस को इंक्लूड करा है और कौन से पर्टिकुलर एक्ट है जिसमें इंक्लूड नहीं करा। ये थोड़ा तामझाम वाला काम है, आई नो, काफी तुम्हें इरिटेट करेगा, लेकिन क्या करें, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड लेबर कमिश्नर बनना है तो इतना दर्द सहना पड़ेगा, ठीक है, इस एग्जाम को लेकर। एक ही पेपर है ना, तो एक ही पेपर की थोड़ी तकलीफ है इसमें, ये काफी तुम्हें परेशान करेगा, तो ये परेशानी इसी तरह की है। तो एम्प्लॉइज की डेफिनेशन में यहां पर अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्रेंटिस को इंक्लूड नहीं करते, ऑल्सो बट डज नॉट इंक्लूड, और कौन से पर्सन इंक्लूड नहीं होते, एनी सच पर्सन हु होल्ड अ पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट एंड इज गवर्न्ड बाय एनी अदर एक्ट
और बाय द रूल प्रोवाइडिंग फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। और इसमें यहाँ पर और भी पर्सन यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते, कोई भी ऐसा पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड करता है वो भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो अदर देन वाले याद रखना है, एक्सक्लूड कौन कौन से पर्सन है, राइट। तो अगर तुम एक्सक्लूड वाले बंदे याद हैं कौन कौन से पर्सन को एक्सक्लूड कर रखा है तो तुम इस तरह के क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लोगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। फैमिली, इस पर्टिकुलर एक्ट में फैमिली की डेफिनेशन में कौन कौन है। देखो, इन केस ऑफ एन मेल एम्प्लॉय, मान लो मेल एम्प्लॉय है तो उसकी फैमिली में कौन कौन होगा, वो खुद, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, वेदर मैरिड और अनमैरिड, उसके बच्चे या तो शादीशुदा हो या तो अनमैरिड हो, दोनों ही इंक्लूडेड हैं। ठीक है, दोनों केस में। हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स, उसके बूढ़े माँ बाप, ठीक है, एंड द डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ हिज वाइफ, उसकी वाइफ के जो पेरेंट्स है वो भी फैमिली की डेफिनेशन में आते हैं, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे तुम ब्लफ कर सकते हो। एंड द विडो एंड द चाइल्ड ऑफ हिज डिसीज प्री डिसीज सन, ठीक है, और जो उसका चाइल्ड है, जो उसका जो सन है उसका चाइल्ड, ठीक है, प्री डिसीज सन का चाइल्ड, तो ये भी यहाँ पे फैमिली की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। और यही सेम चीज यहां पर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। अब देखो यूपीएससी तुमसे किस तरह से एग्जाम में खेलता है, मैं तुम्हें इसका एक क्लियर कट लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। यहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि बताओ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में यहाँ पे जो फैमिली है उसमें कौन यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। तो हिज चाइल्ड वेदर मैरिड और अनमैरिड, जस्ट अभी पढ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर मैरिड और अनमैरिड बिल्कुल इंक्लूडेड है ये। ऑप्शन बी देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड ऑफ हिज प्री डिसीज डॉटर। देखो यहाँ पे बस एक वर्ड पे यूपीएससी खेल गया, और यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ था, चिल्ड्रन ऑफ हिज प्री डिसीज सन, यहाँ पे सन लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या कर दिया, डॉटर। तो सन को हटा के डॉटर कर दिया, क्वेश्चन बन गया और यूपीएससी ने तुम्हारे साथ एग्जाम में खेल लिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस देखो आप कितने इजी लग रहे हैं। अगर तुम ये चीज नोट से पढ़ोगे, ठीक है, किसी के भी नोट से पढ़ोगे, तो तुम इस एग्जाम में ब्लंडर करोगे, तुम्हारे क्वेश्चन सर के ऊपर से जाएंगे, तो तोड़ जाएंगे तुम्हारे, क्लियर कट बोल रहा हूं, अगर तुमने बेयर एक्शन नहीं पढ़ा। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे फैमिली की डेफिनेशन हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का पार्ट देखो, एक्सप्लेनेशन पार्ट में यहाँ पे काफी नॉन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, राइट। यहाँ पे स्टेटमेंट बन सकता है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि समटाइम्स क्या होता है, कोई एम्प्लॉय दूसरे चाइल्ड को अडॉप्ट करता है, राइट, और अपने पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ, तुम्हें पता है इंडिया में पर्सनल लॉ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट करता है तो वो चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड, उसकी फैमिली का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है, अब समटाइम्स क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय अपने चाइल्ड को अपनी किसी फैमिली में दे देता है, ठीक है, इट हैपेंस। तो जब उसका चाइल्ड कोई और अडॉप्ट कर लेगा तो फिर वो जो चाइल्ड है वो उसकी फैमिली का एम्प्लॉय का फैमिली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो ये पॉइंट भी याद रखना, ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय के चाइल्ड को किसी और ने अडॉप्ट कर लिया तो फिर वो एम्प्लॉय की फैमिली का हिस्सा नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे पढ़ेंगे अबाउट दी वेजेस। ठीक है, हमने जितने भी एक्ट्स पढ़े हैं, कवर करें, तो हर एक्ट में कहीं ना कहीं वेजेस की डेफिनेशन पूछी है और इस एक्ट में भी वेजेस की डेफिनेशन आई है। तो इस एक्ट में वेजेस देखो यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है। तो याद रखना, ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में सिर्फ वेजेस यहाँ पर बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है, इसी को इंक्लूड करा गया है, राइट। अब तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कौन सा वो पर्टिकुलर एक्ट है जहाँ पे डियरनेस अलाउंसेस वेजेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें एक्ट में कवर कराया है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह के डिफरेंसेस को याद रखना कि कौन से एक्ट में डीएनएस अलाउंस इंक्लूड नहीं है, कौन से एक्ट में इंक्लूड है। वैसे तो डीएनएस अलाउंसेस काफी एक्ट में इंक्लूडेड है, लेकिन एक एक्ट मैंने ऐसा पढ़ा था जिसमें डीएनएस अलाउंसेस इंक्लूडेड नहीं था, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। अब आगे देखो, इस पर्टिकुलर ग्रेच्युटी एक्ट में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। बोनस, कॉम्पनसेशन, हाउस रेंट अलाउंसेस। एट द सेम टाइम तो मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन सा वो पर्टिकुलर एक्ट है जिसमें हाउस रेंट अलाउंसेस वेजेस का पार्ट है। ठीक है, तो यही मैं बता रहा हूँ कि जो लेबर लॉज हैं वो इसी तरह से तुम्हें परेशान करते हैं कि किसी पर्टिकुलर वेजेस में कोई डीएनएस अलाउंस इंक्लूडेड है, किसी में नहीं है, किसी में हाउस रेंट अलाउंसेस इंक्लूड है, किसी में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद करना, इट इज़ वेरी वेरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इट जस्ट रिक्वायर्ड थोड़ा मल्टीपल नंबर ऑफ रिविजन्स और थोड़ा सा स्मार्ट ट्रिक। ठीक है, तुम चीज़ों को कहीं पे लिख के रख लो तो इस तरह से चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, राइट। तो डुएबल तो हैं, नो डाउट। तो ये वेजेस की डेफिनेशन यहाँ पे हमने कवर करी है। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे क्या इंक्लूडेड है और क्या इंक्लूडेड नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, अब पढ़ेंगे यहाँ पे कंटिन्यूस सर्विस। ठीक है, कंटिन्यूस सर्विस सेक्शन 2A। तो देखो कंटिन्यूस सर्विस हम किसको बोलते हैं।
तो देखो कंटिन्यूस सर्विस का मतलब होता है कि कोई भी एक एम्प्लॉय, ठीक है, शैल बी सेड टू बी इन कंटिन्यूस सर्विस, उसको कंटिन्यूस सर्विस तब कंसिडर करा जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ इट हैज़ फॉर दैट पीरियड बीन इन इंटरप्टेड सर्विस इंक्लूडिंग सर्विस विच मे बी इंटरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सिकनेस, एक्सीडेंट, लीव, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, विदाउट लीव वगैरह। देखो इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय, उसकी कंटिन्यूस सर्विस तब मानी जाएगी जब वो अनइंटरप्टेड सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो अनइंटरप्टेड कोई पर्टिकुलर स्टैब्लिशमेंट में, फैक्ट्रीज में जाके काम करता है, तो फिर उसको हम कहते हैं कि उसने कंटिन्यूस सर्विस प्रोवाइड करी है। और इसमें सिकनेस, मान लो जिस दिन वो बीमार था, ठीक है, बीमारी वाले दिन, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री में काम कर रहा है कोई एम्प्लॉय, उसको चोट लग गई उसके एम्प्लॉयमेंट की वजह से और वो बेड रेस्ट पे रहता है, मान लो 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन, तो वो सारे दिन भी उसके कंटिन्यूस सर्विसेज में काउंट होंगे, राइट। कोई भी लीव विथ वेज, विदाउट वेज, ठीक है, अगर विद वेज तो यहाँ पे इंक्लूड होता ही है और विदाउट वेज भी समटाइम्स इंक्लूड हो जाता है। ले ऑफ, कोई ऐसा, तुम्हें पता है ले ऑफ की डेफिनेशन क्या है, मैं ऑलरेडी इसको दूसरे प्रीवियस एक्ट्स में कवर करा चुका हूँ। तो अगर एम्प्लॉयर की तरफ से ले ऑफ होता है या फिर स्ट्राइक कर जाती है, ठीक है, लीगल स्ट्राइक वगैरह ये सब होती है, फिर लॉकआउट होता है, इन सब के तुम्हें मीनिंग्स भी पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो ये सब अगर होता है तो फिर वो कंटिन्यूस सर्विस में काउंट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसमें एम्प्लॉय की कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट है, अब देखो आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अंडर सेक्शन 2A द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वाइल डिटरमाइनिंग द कंटिन्यूस सर्विस। तो कौन सा इंक्लूड इसमें नहीं है जब आप कंटिन्यूस सर्विस को डिटरमाइन करोगे, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है, जो ये सेक्शन 2A का मैंने क्लॉज A तुम्हें पढ़ाया है। तो यहाँ पे देखो आंसर देखते हैं इसका। तो पीरियड ऑफ ले ऑफ, यस, ले ऑफ इंक्लूड होता है कंटिन्यूस सर्विस में। पीरियड ऑफ लीव विथ फुल वेज, ये भी इंक्लूड होता है। पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव भी इंक्लूड होता है। और यहाँ पर पीरियड ऑफ स्ट्राइक डिक्लेयर्ड इलीगल, वो स्ट्राइक जो इलीगल डिक्लेयर हो गई वो कंटिन्यूस सर्विस में इंक्लूड नहीं करी जाती है। तो इसका आंसर होने वाला है सिंपल सा डी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लॉज 2, क्लॉज 3 वगैरह देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ डेज है, राइट, कि कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कितने नंबर ऑफ डेज काम करने हैं कि वो उसकी कंटिन्यूस सर्विस मानी जाएगी। तो इसको मैं अपने ब्लैक नोट्स में तुम्हें ईजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। देखो क्लॉज 2 क्या कह रहा है, मिनिमम वर्किंग डेज रूल। तो कितने मिनिमम वर्किंग डेज किसी कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ऑफिस जाके, इस्टेब्लिशमेंट में जाके या फिर कोई वर्कशॉप, माइंस वगैरह जाके काम कर रहे हैं कि उसकी कंटिन्यूस सर्विस मानी जाएगी। देखो फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, अगर 1 ईयर काउंट करना है कि उसने 1 साल भर कंटिन्यूस सर्विस दी है, तो यहाँ पे 2 प्रोविजन है, एक है 190 डेज वाला, एक है 240 डेज वाला, ठीक है। 190 डेज वाला देखो कौन सा है, अगर एम्प्लॉय माइन में काम करता है, अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय माइन में काम करता है ना, तो उसके 190 डेज माने जाएंगे। अगर वो 190 दिन काम पर आता है 1 साल के अंदर, तो ये कहा जाएगा कि उसने पूरे साल भर काम करा है, राइट। तो ये नहीं है कि जब तक वो 365 दिन काम करेगा तब उसके बाद ही काउंट होगा, नो। अगर वो 190 दिन काम करता है, अगर माइन में कोई पर्टिकुलर काम करता है, तो फिर उसका पूरा यहाँ पे कंटिन्यूस सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट है, या फिर कोई भी ऐसी स्टैब्लिशमेंट जो 6 से कम दिन वीक में काम करती है। काफ़ी ऑफिस स्टैब्लिशमेंट होता है ना जो 5 दिन बुलाते हैं हफ्ते में, तो अगर इस तरह के कोई स्टैब्लिशमेंट है जो 6 से कम दिन बुलाती है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस तरह का, तो वहाँ पर भी 190 डेज का रूल अप्लाई करा जाएगा कि 190 डेज अगर कोई एम्प्लॉय काम पर आता है थ्रू आउट द ईयर, तो उसको कंप्लीट इस ईयर ऑफ सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट है, बाकी सब केसेस में कितना है, 240 डेज, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टैब्लिशमेंट हफ्ते में 6 दिन बुलाती है एम्प्लॉय को, तो वहां पर फिर 240 डेज का रूल लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर मान लो हमें 6 मंथ का पीरियड काउंट करना हो कि कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय 6 महीने कंटिन्यूस उसने काम करा हो, तो फिर क्या है, जस्ट इसका हाफ कर लो, राइट। जैसे यहाँ पे 12 महीने होते साल में, उसका हाफ करा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जो दे रखे हैं 190 और 240 का जो थ्रेशोल्ड दे रखा है, इसको हाफ कर लो, तो 190 का कितना हुआ 95 और 240 का कितना हुआ 120, राइट। तो कोई भी अगर एक माइन या फिर कोई भी ऐसी स्टैब्लिशमेंट जो 6 दिन से कम एक हफ्ते में एम्प्लॉयज़ को बुलाती है काम करने के लिए, लेट्स से 4 डेज 5 डेज, तो फिर 6 मंथ पीरियड में यहाँ पे इसको 95 डेज लेंगे और बाकी अदर स्टैब्लिशमेंट में 6 मंथ के लिए हम कितना लेंगे 120 डेज। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे, ये मैं ऑलरेडी तुम्हें कवर करा चुका हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट ऊपर हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ, प्रोविजन 3 क्या बोल रहा है। प्रोविजन 3 ये बोल रहा है कि वेयर एन एम्प्लॉयड इन अ सीजनल एस्टैब्लिशमेंट, सीजनल एस्टैब्लिशमेंट वो एस्टैब्लिशमेंट होती हैं जो पर्टिकुलर सीजन में काम करती हैं, ठीक है। तो वहाँ का कोई एम्प्लॉय है, तो वहाँ का क्या रूल है, जितने दिन वो एस्टैब्लिशमेंट खुली है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सीजनल एस्टैब्लिशमेंट पूरे साल भर में लेट्स से
180 डेज ही क्या ओपन हुई, तो 180 डेज का उसे 75% अपनी अटेंडेंस दिखानी है, ठीक है। तो फिर माना जाएगा कि वो पूरे सीजन काम पे आया था, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो सीजनल इस्टेब्लिशमेंट में काम करता है तो उस केस में उसका कंटिन्यूस सर्विस कब माना जाएगा, जब उसने टोटल नंबर ऑफ डेज, जिस दिन काम पे मतलब जितने नंबर दिन वो एस्टैब्लिशमेंट ओपन थी, तो उसको उसका 75% डेज अपनी अटेंडेंस दिखानी है। तो अगर 180 डेज एस्टैब्लिशमेंट ओपन हुई है 180 डेज के लिए, तो इसका तुम 75% निकालो, तो वो उसको उतना अटेंडेंस देना पड़ेगा, ठीक है। और इसी से बेस यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ डेज एन एम्प्लॉय ऑफ सीजनल एस्टैब्लिशमेंट हैज टू वर्क out of the total number of the days of establishment is operational in order to claim to be continuous service। तो कोई ऐसा एम्प्लॉय जो सीजन एस्टैब्लिशमेंट में काम करता है तो अपना कंटिन्यूस सर्विस क्लेम करने के लिए उसको कितना परसेंटेज तक अपनी मतलब काम पे जाना पड़ेगा, तो दैट इज 75%, राइट। और इसी को तुम वीडियो को पॉज करके ब्लैक नोट्स पे रीड कर सकते हो, तुम्हारे लिए और इजी हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, ठीक है, कि 200 दिन मान लो कोई शुगर मिल काम करी है तो 200 दिन का 75% निकाल लो, दैट इज कितना हुआ 160 दिन। तो 160 डेज उसको काम पर आना है, तो उसका फिर कंटिन्यूस सर्विस माना जाएगा इन केस ऑफ सीजनल एम्प्लॉयमेंट, राइट। अब आगे देखते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अब तुम्हें ये याद रखना है कि ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में ये पर्टिकुलर कीवर्ड यूज करा गया, दैट इज कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ये मैं इस तरह से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं जो तुम यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा है यहाँ पे कीवर्ड यूज करे, फॉर एग्जाम्पल कमिश्नर, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, रिकवरी ऑफिसर और सर्टिफाइंग सर्जन, राइट। जो मेरे लेबर क्लासेस में जुड़े हुए हैं दे नो कि इस तरह के कीवर्ड्स मैं ऑलरेडी उनको प्रीवियस एक्ट्स में बता चुका हूं, और इस एक्ट में बता रहा हूं मैं कौन सा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो कि किस में यूज करा गया है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो बी का आंसर क्या होने वाला है 4, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर सर्टिफाइंग सर्जन किसका है, सर्टिफाइंग सर्जन माइंस का है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, तो ये तभी पता होंगी जब तुम बेयर एक्ट को अच्छे से कवर करोगे और बार बार रिवाइज करोगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा खिचड़ी बना हुआ है, मैं तुम्हारे लिए इजी करता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। हाँ, अब हम पढ़ेंगे अबाउट द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी की पेमेंट किस तरह से करनी है और कौन एलिजिबल होता है ग्रेच्युटी को क्लेम करने के लिए। तो सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना कि अगर कोई भी एम्प्लॉय कम से कम उसको 5 साल तक एक पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक सिंगल एस्टैब्लिशमेंट में उसको 5 साल टिक कर काम करना पड़ेगा, तब जाकर वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर से, अपने बॉस से क्या कर सकता है, ग्रेच्युटी के लिए क्लेम कर सकता है, जब वो 5 साल के बाद अपना जो एम्प्लॉयमेंट है वो वहाँ से टर्मिनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम 5 इयर्स का थ्रेशोल्ड है। तो यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछ लिया कि अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस, कितना मिनिमम ऑफ पीरियड सर्विस होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय का, ताकि वो आगे ग्रेच्युटी के लिए क्या हो जाए, एलिजिबल हो जाए, ठीक है, ऑन हिज रिटायरमेंट या फिर रेजिग्नेशन पर। तो ये दैट इज 5 इयर्स। कोई बंदा अगर 4 साल में छोड़ता है अपनी कोई पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट तो उसको ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी, लेकिन कोई अगर 6 साल के बाद 6 साल में छोड़ता है तो उस पर्टिकुलर बंदे को ग्रेच्युटी पे करी जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम 5 इयर्स का यहाँ पे टाइमलाइन लगा रखा है, राइट। अब नेक्स्ट है ग्रेच्युटी। देखो कब कौन कौन से केसेस में मिलती है ग्रेच्युटी, मिलेगी जब कोई भी बंदा सुपर एनुएशन होगा। सुपर एनुएशन मतलब उसकी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में जो ईयर लिखा हुआ है कि तुम अगर इतने साल के हो जाओगे तो फिर हम तुम्हें रिटायर कर देंगे, दैट इज सुपर एनुएशन। ऑन हिज रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, वो रिटायरमेंट करे या फिर रेजिग्नेशन दे, या फिर उसकी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए या फिर डिसेबलमेंट हो जाए, ठीक है, ड्यू टू एक्सीडेंट, और वो फिर आगे काम को कंटिन्यू नहीं कर सकता, इन सारे केसेस में उसको ग्रेच्युटी दी जाएगी। और यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया कि ग्रेच्युटी इज पेबल टू द एम्प्लॉय ऑन हिज अर्न। ग्रेच्युटी कब पे करी जाएगी, सुपर एनुएशन में यस, रिटायरमेंट यस, रेजिग्नेशन यस, डेथ एंड डिसेबलमेंट यस। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ABCD। इस तरह से इजी क्वेश्चन बनते हैं लेबर लॉस के, राइट, जिसको तुम लेके परेशान हो रहे हो। अब आगे देखो यहाँ पर, हाँ, अब यहाँ पे ये प्रोविजन प्रोवाइडेड एट पढ़ो, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं मान लो कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, उसकी डेथ हो जाती है, फिर वो डिसेबलमेंट हो जाता है, ठीक है, 5 साल से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा और उसकी 3 साल के बाद डेथ हो गई, ठीक है, तो उसने 5 साल तो कंप्लीट करे नहीं, तो क्या उसको ग्रेच्युटी मिलेगा, आंसर इज यस, क्योंकि डेथ का होना उसके हाथ में नहीं था, ठीक है। अगर वो डेथ उसकी नहीं होती तो वो आगे कंटिन्यू करता, लॉ ही अज्यूम करता है। तो अगर किसी की ऑल ऑफ अ सडन डेथ हो जाती है या फिर वो डिसेबलमेंट हो जाता है
तो इस केस में 5 साल का जो कंटिन्यूस सर्विस है ये पूरा करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर उसको 3 साल 4 साल भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो जाते हैं तो भी उसको ग्रेच्युटी दी जाएगी, ठीक है। तो ये डेथ और डिसेबलमेंट में एक्सेप्शनल डाल रखा है कि अगर किसी की डेथ और डिसेबलमेंट हो जाए 5 साल से पहले तो उसको फिर ये 5 साल का प्रोविजन कंप्लीट ना होने पर एक्सक्लूड नहीं करेगा कोई भी एम्प्लॉयर, राइट। और कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयर की अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, डिसेबलमेंट हो जाता है, तो फिर उसका जो पैसा है ग्रेच्युटी का वो किसको मिलेगा, उसके नॉमिनी को। और अगर उसने कोई नॉमिनी नहीं असाइन कर रखा तो फिर उसके लीगल हेयर को, ठीक है। तो ये पॉइंट सारे याद रखना। अब इसके बाद है सेक्शन 4 का प्रोविजन 2। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो अब कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उसको ग्रेच्युटी किस रेट पे मिलेगी, तो दैट इज द रेट ऑफ 15 डेज एवरेज, ठीक है। 15 दिन का जो उसका वेज है, ठीक है, वो निकाला जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसने कितने नंबर ऑफ ईयर्स काम करा है उसके बेसिस पर कैलकुलेट होगी। आई नो ये तुम्हें प्रोविजन सुन लिया होगा लेकिन तुम्हें क्लैरिटी अभी नहीं मिली है, इस पे हम अभी देखेंगे न्यूमेरिकल। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ये सारा मैं क्लियर करा दूंगा। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ पीस रेटेड एम्प्लॉय, चलो सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें याद होना चाहिए हर कंप्लीटेड ईयर, जितने साल उसने कंप्लीट करे, जैसे फॉर एग्जांपल उसने 8 साल कंपनी में कंप्लीट कर लिया, फिर 9 साल कंप्लीट कर लिया, फिर 10 साल कंप्लीट कर लिए, तो उन नंबर ऑफ ईयर्स का उसको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को 15 दिन की उसकी एवरेज वेज निकालनी पड़ेगी। 15 दिन का उसको लगभग कितना वेज मिलता है उसके लास्ट ड्रॉन वेजेस का, ठीक है। तो उसके लास्ट ड्रॉन वेजेस की जो लास्ट सैलरी है, तो लास्ट सैलरी का 15 दिन का वेजेस कितना है, ठीक है। आप ये निकालोगे सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, एक पॉइंट ये भी याद रखना, फॉर एग्जांपल मान लो उसने अगर 6 महीने से ज़्यादा काम कर लिया है तो उसका फिर वो कंप्लीट ईयर माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयर है वो 7 साल 7 महीने के बाद क्या कर रहा है, रिजाइन कर रहा है, तो तुम ग्रेच्युटी को कितने दिन की दोगे, 7 साल की दोगे? नो, क्लॉज ये कहता है ये पर्टिकुलर एक्ट में कि कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय 6 महीने से ज़्यादा काम कर ले तो उसका 6 महीने वाला जो काम होगा वो फिर पूरे साल भर काउंट करा जाएगा, तो उसको 8 साल की ग्रेच्युटी दी जाएगी, ठीक है। भले उसने अभी 5 महीने यहाँ पे कंप्लीट नहीं करे, राइट। 6 महीने से पूरा 6 महीने कंप्लीट होता ही उसको पूरा कंप्लीट ईयर माना जाता है। अब यहाँ पर क्या है, तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पर हाँ ये तुम न्यूमेरिकल देखो। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अब वर्कर रिटायर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री, एक वर्कर फैक्ट्री से रिटायर करता है आफ्टर पुटिंग इन 20 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, 20 साल की सर्विस देता है उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में, और उसकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी वो कितनी थी, 45,500 रुपये। अब तुम्हें ग्रेच्युटी निकालनी है, ग्रेच्युटी कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन ईपीएफओ एग्जाम में आ सकते हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी ईजी। मैं सच में बता रहा हूँ, ये इस तरह के क्वेश्चन तुम 1-1 मिनट में सॉल्व करोगे और तुम अपने 2.5 नंबर एग्जाम में कन्फर्म कर लोगे, राइट। अब देखो ग्रेच्युटी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया, यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, लास्ट ड्रॉन सैलरी, ठीक है। लास्ट ड्रॉन मंथली वेज जो उसकी होती है, सैलरी जो होती है, उसको आप लिखो यहाँ पर। जैसे यहाँ पे कितना दे रखा है, 45,500, ये लिखा। नेक्स्ट है 26 से डिवाइड करेंगे। अब तुम बोलोगे यार महीने में तो 30 दिन होता है, 26 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक्ट ये है वो ये मानता है कि जो संडे है, संडे छुट्टी होती है, और हफ्ते में कितने संडे होते हैं, 4, तो संडे यहाँ पे एक्सक्लूड करा गया है, तो दैट्स वाई यहाँ पर 26 से डिवाइड करा जाता है। और फिर हमें कितने नंबर ऑफ डेज का वेज निकालना है, 15 दिन का हमें वेज निकालना है, तो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, मंथली वेज को 26 से डिवाइड करा तो उसका 1 दिन का वेज निकलेगा, राइट। और फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई करा तो 15 दिन के वेज निकल जाएंगे। और उसने कितने नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करी है, दैट इज 20 ईयर्स। यहाँ पे मेंशन था क्वेश्चन में कि 20 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस करिए, तो वहां पे फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 साल का क्या निकल जाएगा, ग्रेच्युटी निकल जाएगा। दो की आंसर इसका कितना है, 5,25,000 रुपये एम्प्लॉयर पे करेगा उसको, तो आंसर इसका 5,25,000 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन और यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे सोल्यूशन, राइट। तो इसको बिल्कुल करके जाना, और अगर समझ में ना आए जस्ट वीडियो को फिर से थोड़ा रिवाइंड करो और इसको अगेन फिर से सुनो। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा और तुम्हारी ग्रेच्युटी निकल के आ जाएगी। 26 से डिवाइड करना है, लास्ट ड्रॉन वेजेस को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि हमें 15 दिन का वेज चाहिए होता है, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ सर्विस उसने कंप्लीट करी है, कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो उतने साल की यहाँ पे ग्रेच्युटी निकल के आ जाएगी, राइट। सिंपल सा यहाँ पे मैथ्स का फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट है देखो, हाँ अब नेक्स्ट होता है, कुछ इंप्लॉय ऐसे होते हैं जो पीस रेटेड वर्क पे काम करते हैं। पीस रेटेड वर्क का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी इंप्लॉय ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मटके वाले ले लो, ठीक है। कोई इंप्लॉय है वो मटके बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहा है और एम्प्लॉयर उसको हर एक मटके पे 100 रुपये देता है, ठीक है, या फिर 200 रुपये देता है। इस तरह के एम्प्लॉयर उसको बोलते हैं पीस रेटेड एम्प्लॉय। तो अगर पीस रेटेड एम्प्लॉय कोई है तो उसको एवरेज वेज निकालने के लिए 3 मंथ का एवरेज वेज लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके जो 3 मंथ का जो एवरेज है उससे हम कैलकुलेट करेंगे। और अगर कोई सीजनल एम्प्लॉय
कोई बंदा है जो सीजनल एम्प्लॉय है, राइट, सीजनल फैक्ट्री में काम करता है, तो उसका हमें 7 दिन का एवरेज निकालना पड़ेगा पर पर्सन, ठीक है। अब इसी बेस तुम यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, हाउ ग्रेच्युटी इज कैलकुलेटेड फॉर नॉन सीजनल एम्प्लॉयमेंट। नॉन सीजनल एम्प्लॉयमेंट है फॉर पीस रेटेड एम्प्लॉय। पीस रेटेड एम्प्लॉय के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ वेजेस, लास्ट 3 महीने के मंथ वेजेस का एवरेज उसके बाद 15 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसके बाद जिसने जितने नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स करें उससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 26, ठीक है। यही सेम फॉर्मूला, बस फर्क कितना है, अगर पीस रेटेड एम्प्लॉय है तो यहाँ पे लास्ट ड्रॉन सैलरी ना होके 3 महीने की, पिछली 3 महीने की सैलरी यहाँ पे लिखी जाएगी उसका एवरेज, और 26 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सेम, और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस, तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल सेम है। बस इस जस्ट एक सेकेंड, हाँ याद रखना कि पीस रेटेड एम्प्लॉय में लास्ट 3 महीने के यहाँ पे एवरेज लिया जाता है। और अगर कोई बंदा सीजनल एम्प्लॉय है, ठीक है, सीजनल एम्प्लॉय है, तो उसको देखो क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, एक सीजनल वर्कर है, उसकी लास्ट ड्रॉन डेली वेज कितना है, 500 रुपये, मतलब 500 रुपये दिहाड़ी पे वो काम करता है डेली बेस पे, और उसने सीजन वर्क कितना करा, 12। तो यहाँ पे क्या करना है, 12 सीजन उसने काम करा है, तो यहाँ पे 500 × 7, क्योंकि यहाँ पे एक्ट बोलता है कि हमें एवरेज सीजनल एम्प्लॉय का कितना देना है, 7 दिन का एवरेज वेज लेना है, ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 को, तो 7 दिन का एवरेज वेज निकलेगा, और उसने कितने सीजन काम करा है, 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर तो उसका 42,000 रुपीज़ ग्रेच्युटी बन गई। सिंपल एंड क्लियर, राइट। तो आई होप तुम्हारा ग्रेच्युटी कैसे निकालना है, कौन ग्रेच्युटी के लिए क्लेम कर सकता है, 5 साल से ज़्यादा उसको क्या करना है, सर्विस प्रोवाइड करनी है, और इवन कैलकुलेट कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल भी आ जाए, तो आई होप तुम इसको आराम से कर पाओगे। अब आगे देखते हैं, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है, एक्सप्लेनेशन में वही सेम चीज़ है कि 15 दिन के एवरेज वेज कैसे निकालनी, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। नेक्स्ट है क्लॉज 3 पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्लॉज 3 ये बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल टू द एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय को जो ग्रेच्युटी पे करी जाती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, आपके जो करंट जहाँ पे फिगर दे रखा है दैट इज 20 लाख, ठीक है, 20 लाख तक मैक्सिमम ग्रेच्युटी जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, उसकी ग्रेच्युटी 25 लाख बन रही है, ठीक है, 25 लाख बन रही है, तो जो एम्प्लॉयर होगा वो 25 लाख नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे सीलिंग लगा रखी है 20 लाख तक की, तो मैक्सिमम 20 लाख तक कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी दे सकता है। इससे पहले इसका थ्रेशोल्ड कितना था, 3,50,000, फिर इसको 10 लाख करा गया था, अब इसको कितना कर देगा, 20 लाख। तो ये एग्जाम में याद रखना, 20 लाख पे तुम टिक लगा के आओगे। और इसी पे बेस यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, देख लो यहाँ पे ईपीएफओ एओईओ 2020 में, और यहाँ पे पूछ रहा है क्या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी कितनी चाहिए, दैट इज 20 लाख। वेरी वेरी सिंपल। यही सेम क्वेश्चन एपीएससी 2012 में पूछा था यूपीएससी ने, ठीक है, उस टाइम पे जो थ्रेशोल्ड थे वो डिफरेंट थे, मैक्सिमम लिमिट कुछ और थी, इसलिए यहाँ पे कोई 20 लाख नहीं लिखा हुआ। यही सेम क्वेश्चन एक और बार आ चुका है असिस्टेंट लेबर कमीशन एग्जाम में, उस टाइम भी जो 2015 का क्वेश्चन है, दैट्स वाई यहाँ पे 20 नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पे कितनी बार यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राइट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, हाँ, एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी 1972 रेट ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी इन सीजनल एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी एम्प्लॉय अगर वो सीजनल एस्टैब्लिशमेंट में काम करता है तो उसका रेट ऑफ पेमेंट किस तरह से होगा, तो अभी मैंने बताया 7 डेज वेज फॉर ईच सीजन, और यही सेम चीज़ मैंने तुम्हें कहाँ पढ़ाई थी, जस्ट अभी यहाँ पे कवर कराई है, दैट इज यहाँ पे देखो, सीजन एम्प्लॉय 7 दिन का वेज उसको चाहिए, और कोई पीस रेटेड एम्प्लॉय है तो 3 महीने का वेज रेट चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें अब क्लियर हो जानी चाहिए, राइट। हाँ, अब नेक्स्ट है क्लॉज 4 क्या बोल रहा है, क्लॉज 4 ये बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे एम्प्लॉय का ग्रेच्युटी पेबल कंप्यूट कर रहे हो जो कि क्या हो चुका है, डिसेबलमेंट हो चुका है, ठीक है। डिसेबलमेंट शैल बी टेकन टू द वेज रिसीव्ड बाय हिम ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड हिज वेज फॉर द पीरियड सब्सिक्वेंट टू हिज डिसेबलमेंट शैल बी टेकन टू द वेज सो रिड्यूस। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय अगर वो डिसेबलमेंट हो गया है, ठीक है, डिसेबल हो गया और वो तब भी काम करता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, तो उसके जो वेजेस हैं वो उसके फिर डिसेबलमेंट के बेसिस पे रिड्यूस करे जा सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, बस इतना से याद रखना है, अगर कोई भी एम्प्लॉय डिसेबल हो जाए तो उसको अगर ग्रेच्युटी दी जाएगी तो उसकी ग्रेच्युटी रिड्यूस की जा सकती है, ठीक है। अगर वो काम को कंटिन्यू करता है फिर बाद में वो रिजाइन करता है तो फिर उसको यहाँ पे जो उसकी जो ग्रेच्युटी होगी वो इट कैन बी रिड्यूस, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है क्लॉज 6 में यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन कौन से वो केसेस हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी को फॉरफीट कर सकता है, कौन, एम्प्लॉयर। तो वो कब होगा,
अगर एम्प्लॉय ने विलफुल नेग्लिजेंस दिखाई हो, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, अपने फैक्ट्री या फिर एस्टैब्लिशमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट करा हो, या फिर जिस वजह से कंपनी को लॉस हो गया हो। नेक्स्ट है अगर टर्मिनेशन हुआ हो ड्यू टू राइटियस और वायलेंट कंडक्ट, उसने वायलेंट कंडक्ट करा हो या फिर मोरल टर्पिट्यूड, कोई घिनौना या फिर घोर अपराध करा हो, तो इस केस में उसकी ग्रेच्युटी कैंसिल करी जा सकती है। तो ये केस याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कोई अगर एम्प्लॉयर का नुकसान करके जाएगा, ठीक है, अपने एस्टैब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर एम्प्लॉयर मतलब उसको किस पर्पज से फिर उसको ग्रेच्युटी पे करेगा, राइट। तो दैट इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे तुम्हें केसेस याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट है सेक्शन 4 है, दैट इज कंपलसरी इंश्योरेंस। तो यहाँ पे सेक्शन 4 ये बोलता है जैसे कोई भी एम्प्लॉयर इस एक्ट के अंदर आ जाता है कि उसको अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रेच्युटी प्रोवाइड करनी है, तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को कंपलसरी इंश्योरेंस लेना पड़ता है। किससे? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया तुम, यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बोल रहे हैं द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद इफेक्ट ऑफ दिस, यहाँ पे डेट लिखी हुई है, नोटिफाइड दैट एवरी एम्प्लॉयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट अदर देन द एम्प्लॉयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शैल ऑब्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर हिज लाइबिलिटी टू पे ग्रेच्युटी। अगर कोई भी एम्प्लॉयर है उसको अपनी लाइबिलिटी, ठीक है, ग्रेच्युटी पे करना, एक एम्प्लॉयर के ऊपर लाइबिलिटी होती है, राइट, तो वो पे करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? वॉलंटरी इंश्योरेंस, इन्वेस्टिंग सर्टेन परसेंटेज, कंपलसरी इंश्योरेंस। तो याद रखना इसका आंसर क्या है? कंपलसरी इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। कहाँ से? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, दिस इज कंपलसरी, एम्प्लॉयर के ऊपर ये मैंडेटरी है, राइट। तो ये पॉइंट याद रखना। और कंपलसरी इंश्योरेंस का प्रोविजन ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में है, ये पॉइंट भी तुम्हें याद रखना है, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्लॉज 2 में क्या बोल रहा है? क्लॉज 2 में यहाँ पे कुछ एग्जामिशन दे रखा है एम्प्लॉयर को। किन एम्प्लॉयर को एग्जामिशन मिला है? वो एम्प्लॉयर जिन्होंने अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड अपनी ही स्टैब्लिशमेंट में मेंटेन कर रखा है, राइट। कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर जिसने अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड को मेंटेन कर रखा है और स्पेशली उसके कंपनी में 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर काम करते हैं और वो अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड को क्या करता है? मेंटेन करता है, तो फिर उसको ये जो इंश्योरेंस है, कंपलसरी इंश्योरेंस लेना फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC से कंपलसरी इंश्योरेंस लेना ज़रूरी नहीं है। उसको इस चीज़ की क्या मिली हुई है? एग्जामिशन छूट मिली हुई है, राइट। तो ये पॉइंट तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए किस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को यहाँ पर जो एक्ट है उसने उसको एग्जेम्प्ट करा है, राइट। नेक्स्ट है, अब ये जो यहाँ पे फंड बनाया जाता है, राइट, ये जो फंड है यहाँ पर, जस्ट एक सेकेंड, हाँ, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड। अब ये जो अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है, इसके लिए एक्ट ये बोलता है कि इसमें एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज भी बनाया जाएगा, ठीक है, जो इस ग्रेच्युटी फंड को मैनेज करेगा, ठीक है। तो ग्रेच्युटी फंड को मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। बस ये पॉइंट याद रख लेना। नेक्स्ट है, अब आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट में अब ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट खत्म हो जाएगा। नॉमिनेशन किस तरह से करी जाती है? देखो, कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय जब कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, ठीक है, तो वो ग्रेच्युटी वगैरह के फॉर्म वगैरह भरता है, ठीक है। और जो नॉमिनेट करता है कि अगर मान लो इन केस उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो उसका जो नॉमिनेशन का पैसा किसको मिलेगा? तो ये जो नॉमिनेशन का वो जो नाम लिखवाता है ना, तो वो नाम लिखवाएगा 1 साल की सर्विस के बाद। ऐसा नहीं है उसने आज कंपनी ज्वाइन करी, आज फैक्ट्री ज्वाइन करी, कल ही वो नॉमिनेट कर देगा कि ठीक है, अगर मेरा ग्रेच्युटी का पैसा अगर किसी को मिलना होगा तो वो मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को वगैरह इसको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, कम से कम उसको 1 साल सर्विस करनी है। 1 साल सर्विस के बाद वो नॉमिनेशन कर सकता है कि उसको ग्रेच्युटी का पैसा किसको मिलना चाहिए। और यही सेम क्वेश्चन UPSC असिस्टेंट लेबर कमीशन एग्जाम 2017 में पूछ लिया कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, द एम्प्लॉयर हु इज रिक्वायर्ड टू मेक नॉमिनेशन, तो वो नॉमिनेशन कितने टाइम के बाद करेगा? तो आंसर इज आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ सर्विस। वेरी वेरी सिंपल आंसर, राइट। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम बेयर एक्ट नहीं पढ़ोगे तो कौन से नोट्स हैं, कहाँ पर ऐसे नोट्स हैं कि जो इन सारे प्रोविजंस को कवर करेंगे? है ही नहीं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज द ओनली सोर्स अगर EPFO क्लियर करना है, राइट। असिस्टेंट प्रोविडेंट लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का अगर तुम ड्रीम देख रहे हो कि तुम इसको क्रैक करना है एग्जाम को, तो बेयर एक्ट तुम्हें उठाने पड़ेंगे। या तो मेरी क्लासेस से पढ़ लो, या फिर खुद ही PDF डाउनलोड करके अपनी जो ये बेयर एक्ट है, रॉ बेयर एक्ट है, इसकी PDF को रीड लगाओ, ठीक है, क्योंकि यही एक सोर्स है जहां से तुम लेबर लॉस में अच्छा स्कोर कर सकते हो, राइट। तो ये पॉइंट याद रखना। नॉमिनेशन के लिए 1 साल की सर्विस होना कंपलसरी, उसके बाद ही वो नॉमिनेट कर सकता है। और कितने नंबर ऑफ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है? तो ये पॉइंट, ये देखो, मल्टीपल नॉमिनी क्या अलाउड है? आंसर इज यस। एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय की फैमिली है तो
उसको, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा नॉमिनेशन में नाम लिखवाना है उसको। वो अपनी वाइफ का नाम लिखवा सकता है, फिर अपने पेरेंट्स का भी नाम लिखवा सकता है, इस तरह से चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो मल्टीपल नॉमिनी का नाम लिखवाया जा सकता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट याद रखना, और ये चीज़ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, आगे मैं इस पर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, जस्ट एक सेकंड रुको। अभी देखो फैमिली होना, और जब फैमिली नहीं है तो उसके टाइम पे देखो, अगर मान लो कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय की फैमिली है, ठीक है, अगर वो फैमिली है तो वो किसी आउटसाइडर को नॉमिनेट नहीं कर सकता। अगर फैमिली है तो सबसे पहले वो फैमिली को ही नॉमिनेट करेगा। ऐसा नहीं है कि फैमिली होने के बाद भी वो अपने फ्रेंड्स को नॉमिनेट कर रहा है, ठीक है, कि मेरे दोस्त को मेरे मरने के बाद पैसा दे देना, इस तरह से नहीं होगा। अगर एम्प्लॉय के पास फैमिली है तो वो फैमिली को ही, फैमिली मेंबर्स को ही यहाँ पे वो नॉमिनेट कर सकता है। और यहाँ इस एक्ट में फैमिली मेंबर्स किन किन को माना गया है ये भी मैं तुम्हें इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, राइट। नो फैमिली एट नॉमिनेशन टाइम। समटाइम्स होता है एम्प्लॉय क्या है, मान लो ऑर्फन है, ठीक है, अनाथ है, या फिर उसने कुछ ऐसा डिस्क्लोज नहीं करा, या फिर मान लो ऑर्फन है, राइट, उसके भी ना ही शादी हुई है ना ही कोई फैमिली है, तो उस केस में क्या कर सकता है, अपने वो उसके जो क्लोजेस्ट हैं, मान लो कोई नेबर हुआ, कोई उसका गार्जियन हुआ, या फिर कोई इसका फ्रेंड हुआ, उसको वो नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन आगे जाके जब उसकी फैमिली बन जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने शादी कर ली, उसके बच्चे हो गए, तो फिर वो अपने उस फ्रेंड का नाम हटाएगा और अपनी फैमिली का नाम इंक्लूड करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्रेच्युटी एक्ट में फैमिली को इंपॉर्टेंस दी गई है, तो ये पॉइंट याद रखना। अब इसी बेस पे असिस्टेंट लेबर कमीशन एग्जाम 2023 जस्ट रीसेंट एग्जाम में काफी, उस पर देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। अंडर द पेमेंट ग्रेच्युटी एक्ट 1972 इफ एन एम्प्लॉय हैज अ फैमिली, उस एक कोई एम्प्लॉय उसके पास फैमिली है, एट अ टाइम ऑफ मेकिंग अ नॉमिनेशन, ठीक है, नॉमिनेशन के टाइम पे उसके पास फैमिली है, राइट, द नॉमिनेशन शैल बी मेड इन फेवर ऑफ वन और द मोर मेंबर ऑफ हिज फैमिली, एंड एनी नॉमिनेशन मेड by such employee in favor of a person who is not a member of his family shall be। तो यहाँ पे मोटा मोटा यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर जब नॉमिनेशन के लिए नाम दिए जाते हैं बाय द एम्प्लॉय कि किस किस बंदे को पैसा मिलेगा, ठीक है, नॉमिनेशन में, तो अगर वो क्या करता है, वो एक तो अपनी फैमिलीज के नाम लिखवा देता है, ठीक है, 2-3 नाम उसने फैमिली के लिखवा दिए, एक बंदा का ऐसा नाम लिखवा देता है जो उसकी फैमिली का मेंबर ही नहीं है। तो क्या अगर वो फैमिली का मेंबर नहीं है, उसका नाम लिखवाता है, तो फिर उसको क्या माना जाएगा, वैलिड, वॉइडेबल, वॉइड, या फिर परमिसेबल ऑन सबमिटिंग एन एफिडेविट बाय द एम्प्लॉय। तो इसका आंसर है वॉइड, ठीक है, क्योंकि यही सेम चीज एक्ट यहाँ पे बोल रहा है, हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली शैल बी वॉइड। तो ये एक वर्ड से यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनता है लेबर लॉज में, और बेयर एक्ट पढ़ने के बाद चीजें इतनी सिंप्लीफाई हो जाती हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी को किस तरह से डिटरमाइन करा जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी इंप्लॉय है जो कि एलिजिबल है ग्रेच्युटी के लिए, और उसको मान लो ग्रेच्युटी चाहिए, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर रहा है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, रिटन एप्लीकेशन लिख के देगा, किसको, अपने एम्प्लॉयर को, कि मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा हूँ और मैंने 8 साल 10 साल काम करा और मुझे ग्रेच्युटी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जब एम्प्लॉयर को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, रिटन एप्लीकेशन मिलेगा, तो वो उसको ग्रेच्युटी पे करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज, राइट, 30 दिन के अंदर उसको ग्रेच्युटी पे करनी पड़ेगी। और यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है कि एन एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी विद इन 30 डेज, ठीक है। तो याद रखना 30 दिन का यहाँ पे टाइम लिमिट दे रखा है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि समटाइम्स क्या होता है कि ग्रेच्युटी इशू करने में कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कुछ डिस्प्यूट आ जाता है, और वो डिस्प्यूट अपीलेट अथॉरिटी के पास चले जाए, ठीक है, और अपीलेट अथॉरिटी अपना कोई डिसीजन देती है, फिर कोई अवार्ड रिलीज करती है, और वो अगर जो एम्प्लॉय है उससे वो खुश नहीं है, या फिर कोई एम्प्लॉयर एग्रीड पर्सन, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द अपील टू द अपीलेट गवर्नमेंट, इसको वो अपील कर सकता है, ठीक है, और सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अपील का टाइम लिमिट कितना दे रखा है, 60 डेज, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर। इस पर्टिकुलर एक्ट में यहाँ पे इंस्पेक्टर भी मेंशन है, और ऑलमोस्ट हर एक्ट में इंस्पेक्टर का यहाँ पे मेंशन किया गया है। और एक पॉइंट तुम्हें याद रखना है कि जो इंस्पेक्टर होते हैं ना, ये पर्टिकुलर एक्ट में इनको पब्लिक सर्वेंट की तरह यहाँ पे रिकॉग्निशन दिया गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, दैट्स वाई मैं तो इसको हाईलाइट करके तुम्हें बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बस थोड़ा सा और रह गया, इसके बाद ये पूरा एक्ट खत्म। एग्जेम्पशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम लाइबिलिटी इन सर्टेन केसेस। कौन कौन से केसेस हैं जिसमें जो एम्प्लॉयर है उसको एग्जेम्पशन मिला है फ्रॉम द लाइबिलिटी। देखो, सबसे पहले नोटिस टू कंप्लेनेंट। समटाइम्स वो क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि इस जो ये गलती हुई है ना, मिस्टेक हुई, जिस वजह से वो ग्रेच्युटी नहीं दे पाया, तो इस केस में उसकी गलती नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, एम्प्लॉयर
3 दिन का नोटिस देगा, ठीक है। एम्प्लॉयर को अगर लगता है कि उसने ऑफेंस नहीं किया, ठीक है, एम्प्लॉय ने ऑफेंस नहीं किया बल्कि किसी और ने उसको मतलब उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है, तो वो कोर्ट में को बोल सकता है कि मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं गलती नहीं हूँ। और इस चीज़ के लिए जो एम्प्लॉयर है उसको अगर ऐसा लगता है तो वो कंप्लेनेंट के खिलाफ विद इन 3 डेज, ठीक है, विद इन 3 डेज क्या करेगा, नोटिस देगा। तो यहाँ पे कम से कम 3 दिन पहले यहाँ पर नोटिस देना ज़रूरी है। और यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, देखो यहाँ पर, एज पर द ग्रेच्युटी एक्ट 1972 वेयर एन एम्प्लॉय इज चार्ज विद एन ऑफेंस, किसी एम्प्लॉयर को ऑफेंस के अगेंस्ट चार्ज करा गया है, बट ही बिलीव्स दैट सम अदर पर्सन कमिटेड द ऑफेंस, अगर उसको ऐसा लगता है कि किसी और पर्सन ने कमिट ऑफेंस करा और वो उस चीज़ के लिए लायबल नहीं है, विदाउट हिज नॉलेज, कंसेंट और कन्वीनियंस ही मे ब्रिंग अदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, वो उस पर्सन को जिसको लगता है कि इसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है, तो उसको कोर्ट के सामने ला सकता है बाय गिविंग हाउ मेनी डेज नोटिस टू द कंप्लेनेंट, तो आंसर इज 3 डेज। और यहाँ पे लिखा है नॉट लेस देन 3 डेज नोटिस इन राइटिंग, ठीक है। तो आंसर इस तरह से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, देख लो यहाँ पर कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस का यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोई भी जो कोर्ट है वो खुद से यहाँ पर अपना केस नहीं लेगी, ठीक है। यहाँ पे तुम ब्लैक नोट से देख सकते हो, कंप्लेनेंट के बिना कोर्ट एक्शन नहीं लेगा। जब तक कंप्लेनेंट यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं डालता, कोर्ट खुद से, जिसको हम बोलते हैं सियो मोटो, ठीक है, कोर्ट खुद से सियो मोटो नहीं कर सकता, तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है ग्रेच्युटी 6 महीने तक ना मिले, और समटाइम्स क्या होता है, मान लो ग्रेच्युटी प्रिस्क्राइब टाइम्स 6 महीने के अंदर नहीं मिले, तो फिर गवर्नमेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को क्या करेगी, ऑथराइज करेगी कि एम्प्लॉयर के खिलाफ कंप्लेन की जाए, और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को फिर 15 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी, जब 6 महीने के अंदर जो एम्प्लॉयर है वो ग्रेच्युटी रिलीज नहीं करता पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेच्युटी, तो प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेच्युटी में ये चीज़ मेंशन है कि जो उसको कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय, उसको जो ग्रेच्युटी मिलती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको 5 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिली, तो उसका जो ग्रेच्युटी का पैसा है वो ना ही कोर्ट के ऑर्डर पे डिक्री के तौर पे लगाया जाता है, ना ही ऑर्डर ऑफ एनी सिविल, रेवेन्यू और क्रिमिनल कोड। मतलब इसको मैं सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, उसके ऊपर बैंक का केस चल रहा है कि उसने बैंक के अभी 3 लाख रुपए पे नहीं करे, ठीक है, और उधर वो उसने अपनी जॉब छोड़ दी है और जॉब की तरफ से उसको 5 लाख रुपए का क्या मिल रहा है, ग्रेच्युटी मिल रहा है। अब बैंक वाले कोर्ट जाके ये नहीं कह सकते कि साहब देखो हमारे 3 लाख रुपए इस पर्टिकुलर पर्सन पे ड्यू है और इसको ग्रेच्युटी 5 लाख रुपए मिली है, आप क्या करो, एक ऑर्डर पास करो और उसकी ग्रेच्युटी हमारे 3 लाख रुपए में अटैच करवा दो, हम फिर वहां से वसूल लेंगे। तो ये चीज यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्ट है ये ग्रेच्युटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन सकती है यहाँ से। और यहाँ पर हमारा एक्ट हो चुका है खत्म, ग्रेच्युटी एक्ट 1972। मैंने तुम्हें एक एक स्टेटमेंट, एक एक सेक्शन को ब्रेक डाउन करके बताया अलॉन्ग विद PYQs एनालिसिस। इस तरह से यहाँ पे बेयर एक्ट्स को कवर करा जाता है, राइट। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, और अगर तुम्हें देखो लेक्चर्स अगर पसंद आए, राइट, क्योंकि इसी तरह से सारे लेक्चर्स मैंने कवर करे अपने लेबर लॉस क्लासेस में। जस्ट एक सेकेंड, हाँ, सो दिस इज द वीडियो लेक्चर ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। और अगर तुम्हें बेयर एक्ट समझ में आया, अच्छा लगा है, राइट, एंड आई एम टेलिंग यू, इस तरह से बेयर एक्ट कोई भी कवर नहीं करा रहा ऑन द एंटायर यूट्यूब एंड टेलीग्राम प्लेटफॉर्म, ठीक है। इट्स मतलब मैं ये क्लेम के साथ कह सकता हूँ अच्छे से, ठीक है, प्रूफ के साथ, और ये बात तुम भी जानते हो। और अगर तुम्हें ये चीज़ ज्वाइन करनी है तो तुम मेरे इट्स व्हाट्सएप नंबर 8860288368 इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इसका कोर्स का प्राइस है 750 रुपीज़ ओनली, जहाँ पे तुम्हारे 750 रुपये में 40 से 45 नंबर क्या हो सकते हैं, सेफ हो सकते हैं, कंफर्म हो सकते हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।